देखो हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन में पढ़े थे कि ऑर्थो और पारा डेराइवेटिव होता है, फिनॉल भी ठीक उसी तरह से ऑर्थो और पारा डेराइवेटिव होता है। तो उसके लिए हम लोग कई तरह का रिएक्शन देखते हैं। मान लो नाइट्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पढ़ाए थे, याद करो कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड को, इसके पहले क्लोरोबेंजीन पढ़े थे, यहाँ पे फिनॉल की बात करते हैं। अगर फिनॉल को किससे रिएक्शन करेंगे? HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या देता है? NO2। पढ़ाए थे आप लोग को, नाइट्रेशन में कौन ऐड होता है? NO2। तो कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पर या पारा पर? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, OH। एक कंडीशन है कि NO2 जुड़ेगा ऑर्थो पर, और दूसरा कंडीशन होगा कि NO2 जुड़ेगा पारा पोजीशन पर। हाँ बिल्कुल, वो भी बात होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पारा नाइट्रोफिनॉल। आप अगर चाहें तो इसको 2 नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो के जगह 2, और यहाँ पे पारा के जगह 4 भी लिख सकते हैं। यानी सेकंड कार्बन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, फोर्थ कार्बन को पारा कहते हैं। तो इसके जगह पर 2 नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दैट इज क्या? रिएक्शन। कैसा? नाइट्रेशन रिएक्शन। जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पारा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन इसमें एक कंडीशन आप और समझो, क्या? ध्यान से देखो, OH ये फिनॉल है हमारा। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो और नाइट्रिक एसिड की मात्रा थोड़ा अधिक लेंगे एक्सेस अमाउंट पे। तो इसके पहले भी हम एक बार पढ़ाए थे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना, कि नाइट्रो जो है सब जगह जुड़ जाएगा। 2 को ऑर्थो पोजीशन होता है, एक पैरा, यानी NO2 तीनों जगह पे जुड़ जाएगा। OH, NO2, NO2 और NO2, इसका क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो कैमा नंबर पर, दूसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर और छठा नंबर पर। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, बिल्कुल सही। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। पिक्रिक, कभी अगर आपसे कहीं पे लिखा रहे पिक्रिक एसिड, तो याद रखना 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। समझ में आया? तो फटाफट आपका कैमरा नंबर है, जब भी नंबर हो, नंबर बढ़ा करके इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, अब बात करते हैं हैलोजिनेशन का। इसका बात करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब एडिंग ऑफ हैलोजन, और हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर ब्रोमीन वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्लोरीन या ब्रोमीन दो ज्यादातर पूछता है। और इस वाले में फिनॉल में ब्रोमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्रोमीन का एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखना सब लोग, कि अगर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से करेंगे CH2 के प्रेजेंस में, CH2 जो है ये एक तरह का सॉल्वेंट का काम करता है। कार्बन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कैटलिस्ट का काम करेगा। मेन रिएक्शन कौन करेगा? ब्रोमीन करेगा। तो 273 केल्विन पर ब्रोमीन के साथ ये टेम्परेचर नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, लिख देते हैं। आपको ये कोई यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन नहीं था, इसको याद कर देंगे, ध्यान रखना। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन ऐड होगा? ब्रोमीन ऐड होगा। कौन ऐड होगा? अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन ऐड होता, आयोडीन होता तो आयोडीन ऐड होता। हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का एडिशन। लेकिन ये ऐड होगा कहां कहां पर? ऑर्थो पर या पारा पर। तो यहाँ पे ऐड हो सकता है या यहाँ पे ऐड हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? पारा ब्रोमो फिनॉल। नहीं, यही नाम होगा, है ना?
इसका नाम क्या होगा? अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे देखो Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, या कभी कभी किसी किसी बुक में Br2/H2O लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ब्रोमीन वाटर या Br2/H2O लिखा रहे, एक ही बात है। तो इस कंडीशन में जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पर लगेगा, इस ऑर्थो पर भी लगेगा, इस ऑर्थो पर भी लगेगा, और इस पारा पोजीशन पे भी लगेगा। तो नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और इसका यही नाम है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, यही नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये वाला जो रिएक्शन है नीचे वाला, ये कंपटीशन में बहुत काम आता है, तो ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पारा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, लेकिन जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे फिनॉल का, तो हमारा क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। देखो नेक्स्ट रिएक्शन समझा रहे हैं, और ये वाला आप लोग हमको बताओ कि कौन सा रिएक्शन है। ये फिनॉल है, फिनॉल, इसका रिएक्शन करते हैं CH3Cl से, मिथाइल क्लोराइड से, इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा? ये CH3 या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या तो पारा पर, ऑर्थो पर CH3 या पारा पर CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, या 2 मिथाइल फिनॉल लिख सकते हो। इसका क्या नाम होगा? पारा मिथाइल फिनॉल। और हम आपको बता दें, इसका एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है? क्रिसॉल। क्या एक स्पेशल नाम होता है? क्रिसॉल, यानी बेंजीन के रिंग में OH और CH3 इसका नाम होता है क्रिसॉल। तो इसको हम लोग कहेंगे, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा ऑर्थो क्रिसॉल, और किसी किसी में ये इसका नाम रहेगा पारा क्रिसॉल। को ध्यान रखना, मिथाइल फिनॉल को ही क्रिसॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग ये लिखते, हम ये तो बता दिए हैं, अभी आप हमको बताओ कि ये रिएक्शन कौन सा है, इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का क्या नाम है? कौन सा रिएक्शन है ये? सोचो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा, अभी हाल ही में पढ़े थे। हाँ हाँ, देखो आपको पढ़ाए थे कि कोई, पढ़ाए थे, याद करो कि बेंजीन या बेंजीन का डेराइवेटिव जब मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और मिथाइल इस पर जुड़ जाता है, इसका नाम होता है प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना? प्राइडल क्राफ्ट। और ये चूंकि एल्काइल हैलाइड से हो रहा है, तो प्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहेंगे इसको, है ना? एल्काइलेशन, दो को पढ़ाए थे, प्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और प्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे अगर मान लो इसके जगह अगर CH3COCl लगा देते, तो वो हो जाता प्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ जुड़ जाता COCH3, है ना? तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता। तो वैसा भी हो सकता है, एक और इसमें लिख दे, देखो उसका भी देख लेते हैं। अगर मान लो कि यही फिनॉल है, ध्यान से देखो, फिनॉल है, और इसका यूज किए हम किससे? CH3COCl से, एसिटाइल क्लोराइड का क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड। तो क्या होगा? ऑर्थो के जगह पर ये वाला टुकड़ा जुड़ जाएगा CH3CO, कहेगा क्लोरीन कहाँ गया? तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H के साथ HCl बन जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट से मतलब है। तो देखो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? OH, ऑर्थो पे आ जाएगा CH3C, उल्टा करेंगे COCH, और दूसरा वो हो जाएगा पारा पर OH, और यहाँ हो जाएगा COCH3। अब याद करो, पढ़ाए थे, हाँ बिल्कुल, एसिटोफिनोल नाम हम पढ़ाए थे इसका, कि बेंजीन पर अगर ये लग जाए तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोल। तो ये हो जाएगा जूनियर,
अल्कोहल और कीटोन में, कीटोन सीनियर और OH, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, या यहाँ पे ऑर्थो भी लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटो, लिख देते हैं, कहीं उधर मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, एसीटोफिनोन। और ये भी प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये भी कैसा रिएक्शन है, लेकिन कैसा, एसाइलेशन है ना, इसको कहेंगे प्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बात दिमाग में बैठा लो, है ना, पिक्चर जो है ना दिमाग में बैठना चाहिए, और अगर दिमाग में बैठेगा तो कैसा भी रिएक्शन पूछे आप पकड़ लोगे। किसी भी, याद रखना, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव को अगर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहे हो, प्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगा। और अगर बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, कोई सा भी बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव को एसाइल हैलाइड से रिएक्शन करोगे तो कहलाएगा प्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट नोट कीजिए। तो देखिए, अब जो है आपका है टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। कैसे चेक करोगे कि अल्कोहल जो है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? देख के नहीं पता चलेगा। 1 डिग्री भी वैसा ही लगेगा, 2 डिग्री भी वैसा लगेगा, 3 डिग्री भी वैसा लगेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो 2 तरह का रिएक्शन है। एक कहलाता है लुकास रिएजेंट टेस्ट और दूसरा कहलाता है विक्टर मेयर टेस्ट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl/ZnCl2, HCl/ZnCl2, इसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट। कभी भी कोई अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव, मतलब या आपसे कोई ओरली पूछना चाहे कि बताओ लुकास रिएजेंट क्या होता है, तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसको कहा जाता है लुकास रिएजेंट। अब जब प्राइमरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो इसका H और इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल, सॉरी वाटर। ये H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहां आके लग जाएगा, यानी RCH2। सिमिलरली यहां पे भी होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसका OH और इसका H क्या बन जाएगा, वाटर, और क्लोरीन यहां पे आके लग जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी होगा, इसका OH और इसका H क्या बन जाएगा, वाटर, और क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन यहां आके लग जाएगा। यानी प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और टर्शियरी अल्कोहल से बनेगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कोई फर्क नहीं है रिएक्शन के पैटर्न में, रिएक्शन तीनों एक जैसा होगा। लेकिन फिजिकली जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मान लो 3 बीकर में आप रिएक्शन कराए हो, है ना, 1 2 3, आपको पता नहीं है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शियरी है। तीनों में डाल दो HCl/ZnCl2, HCl/ZnCl2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इस तीनों बीकर में से, तीनों टेस्ट ट्यूब में से जिसमें तुरंत टर्बिडिटी आ जाए, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, शीशे के अंदर आपको लगेगा धुआं धुआं हो गया, है ना, ठीक है, शीशे के अंदर आपको लगेगा कि धुआं धुआं हो गया, टर्बिडिटी आ गया, धुंधलापन हो गया। अगर तुरंत आ रहा है, आप लुकास रिएजेंट डाले और धुंधलापन शुरू हो गया तुरंत, तो समझ जाना वो कैसा अल्कोहल है। दूसरा कंडीशन कि अगर आप लुकास रिएजेंट को डाले हो और इन 5 और 10 मिनट, हम कसम नहीं खाए हुए हैं 5 मिनट का, है ना, लेकिन 5 और 10 मिनट मतलब थोड़ा देर में अगर टर्बिडिटी हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वो कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर टर्बिडिटी हो ही नहीं रहा है,
लुकास रिएजेंट डाल दिए और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठे हुए, कोई टर्बिडिटी नहीं आ रहा है, कोई धुंधलापन नहीं आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट के द्वारा हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका था विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें स्टेप ऑफ रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? स्टेप। ये एक स्टेप में रिएक्शन होने वाला नहीं है, ध्यान से देखना। देखो RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल, इसको जब हम लोग रिएक्शन करेंगे आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, ये OH निकल जाएगा और इसके जगह आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा, यानी बन गया RCH2I। यानी पहले आयोडीन से रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस, फिर AgNO2 से रिएक्शन करेंगे तो I2 हट जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा, बना नाइट्रो एल्केन RCH2NH2 नाइट्रो एल्केन। नाउ यहां पर स्टेप, सबसे मेन स्टेप यहां पे आता है। ये जो नाइट्रो एल्केन मिला, इसमें हम डालेंगे क्या, HNO2। क्या डालेंगे? यानी नाइट्रस एसिड। यहीं पर समझना है, ये 3 स्टेप तो आसान से समझ में आता है। OH हटा, आयोडीन लगा, आयोडीन हटा, NO2 लगा। यहां वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला, ध्यान से देखना। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। और HNO2 का हम आपको स्ट्रक्चर सिखाए थे, ध्यान से देखना। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, देखो HNO2 दिखाई दे रहा है, ये HNO2 का स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, गौर से देखो, इसका H2 और इसका O क्या बन जाएगा, H2O। और ये जो बच गया NOH, ये इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो कार्बन पे जुड़ गया कौन, NOH, यानी RCNO2 और C के नीचे डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या कहते हैं? और नाइट्रोलिक एसिड में जब किसी बेस को डालोगे ना, तो सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यानी जो अल्कोहल आपको दिया हुआ है, आपको पता नहीं है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। अगर आपको कोई अल्कोहल दिया हुआ है और आपको कहना है कि चेक करके बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी, तो आप क्या काम करना, उस अल्कोहल को पहले आयोडीन से रिएक्शन कराना। तो एल्काइल क्या, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। फिर उसको AgNO2 से रिएक्शन करना तो बनेगा नाइट्रो एल्केन। फिर उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना तो कोई एक कंपाउंड बनेगा। हमको आपको पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड बना, क्योंकि अल्कोहल नहीं पता था, तो ये पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड बना। अब ये जो भी कंपाउंड बना होगा उसमें थोड़ा सा बेस मिलाओ। अगर बेस डालने से सॉल्यूशन लाल रंग में बदल गया, मतलब हम जहां से शुरुआत किए थे वो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर लाल कलर का होगा, हाँ, अगर ब्लू कलर में चेंज कर गया, देखो सेम रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल में OH हटा, I लग गया, I हटा, NO2 लग गया। यहां पे क्या होगा रिएक्शन, देखो ध्यान से, N सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, तो इसका H और इसका OH क्या बन जाएगा, और इस C से जुड़ जाएगा NO, इसका नाम है स्यूडोनाइट्रॉल। और इस स्यूडोनाइट्रॉल में जब बेस डालोगे ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। तो अगर लाल रंग का सॉल्यूशन बन रहा है तो था प्राइमरी अल्कोहल, और अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन रहा है तो था, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। ये जो नाइट्रो एल्केन बना, टर्शियरी नाइट्रो एल्केन, ये HNO2 से अगर रिएक्शन ही नहीं कर रहा है तो समझ जाएंगे कैसा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। यानी विक्टर मेयर टेस्ट में क्या कहता है, विक्टर मेयर टेस्ट में जो भी अल्कोहल है उसको हम लोग पहले आयोडीन से रिएक्शन करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसको AgNO2 से रिएक्शन करते हैं, नाइट्रो एल्केन बना देते हैं, और फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो वाला, उसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं HNO2।
अगर वो रिएक्शन नहीं किया तो प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी तो वो कैसा है अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल। यानी जो नाइट्रो के बाद वाला हम HNO2 डाले, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब कैसा अल्कोहल? लेकिन अगर रिएक्शन हो गया और प्रोडक्ट बन गया तो वो सेकेंडरी भी हो सकता है और प्राइमरी भी। तो उसमें थोड़ा सा बेस डाल के देखो, NaOH KOH कोई बेस डाल दो। अगर ब्लू रंग में बदल गया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर लाल रंग में बदल गया तो प्राइमरी अल्कोहल। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में हम लोग डिफरेंस पता करते हैं किससे? लुकास रिएजेंट टेस्ट से और विक्टर मेयर टेस्ट से। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? उतारने का काम तो आप लोग पहले कर ही चुके हैं। चलिए, आपका अल्कोहल खत्म हो गया है, ईथर शुरू करते हैं। अभी सबका ध्यान यहां होना चाहिए मेरी बातों पर। ईथर की बात करते हैं, ध्यान से देखो। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR डैश। एक को R कर देते हैं और एक को R डैश कर देते हैं। हो सकता है कि ये R और R डैश बराबर हो, मे बी पॉसिबल कि R और R डैश बराबर हो, दोनों सेम तरह का हो, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक ईथर। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक ईथर। और अगर सिमेट्रिक ईथर होगा तो कॉमन नेम का फॉर्मूला होगा डाई एल्काइल ईथर। क्या नाम होगा? डाई एल्काइल ईथर। कब? अगर दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, सिमेट्रिक ईथर रहेगा तो। लेकिन अगर R और R डैश बराबर नहीं हो, एक तरफ CH3 हो एक तरफ C2H5 हो, अलग अलग चीज जुड़ा हो, तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। इज एसिमेट्रिक ईथर। और ऐसी कंडीशन में कॉमन नाम हम लोग यूज करेंगे एल्काइल ईथर। क्या यूज करेंगे? एल्काइल ईथर। जहां ये जो एल्काइल है ना, ये हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करेंगे। तो ये हो गया कब एसिमेट्रिक ईथर होगा? अब चाहे सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक, क्या हो, चाहे सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक, IUPAC का नाम एक ही होता है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम होता है? जहां ये जो ALK लगाते हैं ये लेस कार्बन के लिए लगाते हैं। किसके लिए? और ये जो ALK लगाते हैं ये मोर कार्बन के लिए लगाते हैं। किसके लिए? मोर कार्बन के लिए। समझ में आ रहा है? ALK, हाँ, ऑक्सी लगेगा लेस कार्बन में और ANE लगेगा मोर कार्बन में। नाउ एग्जांपल बात करते हैं CH3O CH3, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो कम कार्बन में ऑक्सी और ज्यादा वाला में एन, कम वाला में ऑक्सी और ज्यादा वाला में, तो दोनों तरफ बराबर है, तो किसी एक में ऑक्सी जोड़ दो दूसरे में एन जोड़ दो, तो ये एक कार्बन मैथ, एक कार्बन के लिए तो मैथ में जुड़ेगा ऑक्सी और फिर मैथ में जुड़ेगा एन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, नॉट ईथर। कॉमन नाम में ईथर लगाएंगे, IUPAC में मिथॉक्सी मीथेन। लेट अस कंसीडर C2H5O C2H5, दोनों तरफ इथाइल है, डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। लेकिन बात करते हैं कि अगर दोनों तरफ अलग अलग रहे, लेट अस कंसीडर CH3O C2H5, तो इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल, लिखेंगे इथाइल मिथाइल और लास्ट में लिख देंगे। और IUPAC कम वाला में ऑक्सी ज्यादा वाला में एन, तो ये कम है एक कार्बन, तो मेथ में जोड़ेंगे ऑक्सी, और दो कार्बन है एथ में जोड़ेंगे एन, यानी मेथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी
इथेन। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो पहले फटाफट इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी से। एक और लिख देते हैं यहां पर, एक और लिख देते हैं OCH3। ओके, एक तरफ CH3 है और एक तरफ बेंजीन है। इसको एनिसॉल कहते हैं, इसका स्पेशल नाम है, याद रखना। इसका नाम क्या होता है? एनिसॉल। याद करके रखने वाला नाम है एनिसॉल। या इसको मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं। कम वाला में ऑक्सी और ड्रिंक का नाम बेंजीन है। मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन ये भी नाम कहा जा सकता है। नोट कर लीजिए फटाफट। देखो, ईथर बनाने का मेथड यानी ईथर का प्रिपरेशन, ईथर का क्या प्रिपरेशन। हम लोग पहले भी जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़े थे ना, और अल्कोहल चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें हम लोग ईथर बनाने का मेथड देखे हैं। 3 तरह का मेथड पढ़ाए हैं और 3 तरह का मेथड होगा ईथर बनाने का। याद करो, पहला लैब प्रोसेस होता है, और इसमें क्या होता है कि अगर अल्कोहल एक्सेस मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में, किसकी मात्रा में? ज्यादा मात्रा में, तो H2SO4 या करेक्ट Al2O3 कल ही पढ़ाए हैं के साथ जब करते हैं गर्म, तो बन जाता है ROR। यानी क्या बन जाता है? ईथर। कैसे बना था याद करो, ROH और फिर R, चूंकि एक्सेस अमाउंट में था तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेते थे, तो एगो का H और दूसरे का OH, बन जाता है वाटर, और प्लस बन जाता है ROR। तो ये तरीका ईथर बनाने का है। कैसे? लैबोरेटरी में। एक और तरीका याद करो, हम लोग पढ़े थे एल्काइल हैलाइड में, कि अगर R बॉन्ड X को सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेंगे गर्म, कैसा सिल्वर ऑक्साइड? ड्राई, तो बनता था ROR, सिमेट्रिक ईथर। याद रखना, ये भी बनेगा सिमेट्रिक और ये भी बनेगा, ध्यान से देखो, ये भी बनेगा सिमेट्रिक। इसके द्वारा एसिमेट्रिक नहीं बनेगा और इसके द्वारा भी एसिमेट्रिक नहीं बनेगा। ये हम लोग कैसे बताए थे याद करो, R बॉन्ड X और R बॉन्ड X, 2 मॉलिक्यूल Ag2O से रिएक्शन करता था, तो Ag दोनों X को लेकर के 2AgX बन जाता था, बाई प्रोडक्ट हो जाता था ROR यानी ईथर। यानी इस मेथड के द्वारा सिमेट्रिक ईथर बनाए थे, इस मेथड के द्वारा भी सिमेट्रिक ईथर बनाए थे। यानी सिमेट्रिक ईथर बनाने का ये भी मेथड है और ये भी मेथड है। क्या होता है, अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल को, ध्यान से, अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या Al2O3 के साथ गर्म करते हो तो सिमेट्रिक ईथर बनता है, या एल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हो तो सिमेट्रिक ईथर बनता है। लेकिन अब तीसरा एक तरीका हम आपको पढ़ाए थे, विलियमसन सिंथेसिस। तीसरा तरीका क्या पढ़ाए थे? विलियमसन सिंथेसिस। अगर याद होगा तो ध्यान से देखो, विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या पढ़ाए थे कि किसी भी एल्काइल हैलाइड को R बॉन्ड X सोडियम एल्कोक्साइड के साथ R-ONA के साथ जब रिएक्शन कराते थे, तो ध्यान से देखो, इसका Na और इसका X, अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो NaCl, अगर ब्रोमीन होगा तो NaBr, जो भी है वो बाहर निकल जाएगा, NaX, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। वो बचा क्या? R-OR, R-OR। यहां पर ईथर बन रहा है। कैसा बन रहा है? और ये दोनों हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है एंड एसिमेट्रिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है। यानी अगर यहां भी CH3 लिए, यहां भी CH3 लिए, तो दोनों जगह CH3 हो जाएगा, सिमेट्रिक ईथर बनेगा। मान लो यहाँ CH3 लिए, यहाँ C2H5 लिए, तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा C2H5।
एसिमेट्रिक बन जाएगा। तो इसके द्वारा विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा सिमेट्रिक ईथर भी बन सकता है और एसिमेट्रिक ईथर भी बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये हो गया ईथर का प्रिपरेशन। आपको जो होमवर्क बोले हैं करके आएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कि ईथर का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, किससे रिएक्शन करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, क्या बनाता है, ये सब जानने के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में।